हे गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं के बारे में। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में हमें 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और अच्छा टॉपिक भी है ये। इस टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन क्या होता है। उसके बाद इसका टाइप्स पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद सब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस पे आधारित कुछ MCQ करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के डेफिनेशन। वे रेखाएं जो दो संप्रभु सॉवरेन स्टेट यानी देश को अलग करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। यहाँ सॉवरेन स्टेट हम किसको कहेंगे? तो सॉवरेन स्टेट ऐसे देश को कहा जाता है जहाँ की शासन व्यवस्था वहाँ के जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है। अगर किसी देश की शासन व्यवस्था किसी दूसरे देश के द्वारा चलाया जाए या वह देश किसी दूसरे देश का उपनिवेश हो तो उसको सॉवरेन स्टेट नहीं कहेंगे। सॉवरेन स्टेट ऐसे देश को कहा जाता है जो अपनी शासन व्यवस्था खुद चलाती है और जिसका एरिया डिफाइन हो, उस देश की सीमा परिभाषित हो। ऐसे देश को हम लोग सॉवरेन स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में सीमा रेखा ऐसी रेखा है जो किसी भी देश की अधिकारिता या संप्रभुता के अधिकतम विस्तार को दर्शाती है। अधिकारिता और संप्रभुता को अधिकतम विस्तार को दर्शाने वाली रेखा को हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहेंगे। यानी किसी भी देश की अधिकतम कहाँ तक सीमा रेखा है, वह कहाँ तक अधिकतम फैला हुआ है, उस विस्तार को या उस क्षेत्र को, उसके अंदर आने वाले सभी क्षेत्र को हम लोग उस देश का हिस्सा मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सीमा को हम लोग तय कैसे करते हैं, किस आधार पे, किस बेसिस पे हम किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तय करते हैं। तो इसका कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है जिसके आधार पे हम किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को तय करते हैं। जैसे पहला पॉइंट नदी है। हम नदी किसी भी दो स्टेट के बीच को, दो देश के बीच अगर नदी आती है तो हम लोग नदी को एक सीमा रेखा के रूप में मान लेते हैं, हो सकते हैं। नेक्स्ट है पर्वत को मान सकते हैं। झील आता है तो झील को मान लेते हैं। यदि दलदली क्षेत्र आता है तो हम उसको भी मान लेते हैं, दो स्टेट के बीच सीमा रेखा। देशांतर रेखा को भी कई जगह माना जाता है, दो स्टेट के बीच, दो कंट्री के बीच सीमा रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। और अक्षांश रेखा को भी हम लोग कभी कभी मानते हैं। यानी इन सभी बिंदु के आधार पे हम लोग दो देश की सीमा रेखा को निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में जिस तरह की सीमा रेखाओं का निर्धारण हुआ है वह नवीन संकल्पना है, क्योंकि आधुनिक काल से पूर्व सीमा रेखाओं के स्थान पर सीमांत मार्जिन पाए जाते थे, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र होता था जिनके सहारे दो देशों या राज्यों को संप्रभुता का अंत होता था। इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले के समय में जो होता था, दो देश के बीच जो होता था वो मार्जिन लाइन एक पाया जाता था। यानी अच्छा खासा क्षेत्र जो है, दो देश के बीच का जो बाउंड्री लाइन होता था उसमें बहुत सारा क्षेत्र बचा हुआ रहता था जो दोनों देश में से कोई भी यूज नहीं करता था। वो एक बाउंड्री के रूप में ऐसे ही मौजूद रहता था। लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादा क्षेत्र हमें दो देशों के बीच बाउंड्री लाइन नहीं देखने को मिलती है। इसका कारण है कि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, जिसके कारण क्षेत्र में कमी आई है और
और जैसे जैसे लोग विकसित हुए हैं तो अधिक से अधिक नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो उस क्षेत्र में आने वाले जो भी प्राकृतिक संसाधन है, अगर मार्जिन लाइन ज़्यादा हो तो उस क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधन ऐसे ही रह जाती है। जो मॉडर्न एज के लोग हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको ऐसे ही यूं ही छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण ये मार्जिन लाइन जो होता था पहले, ज़्यादा क्षेत्र जो होता था दो देश के बाउंड्री के बीच, उसको कम कर दिया गया और एक लाइन के रूप में अब केवल देखने को हमको मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही बताया गया है कि जैसे जैसे भूमि व अन्य संसाधनों की मानवीय जरूरत बढ़ती गई, सीमांत सिकुड़कर सीमा रेखाओं में बदल गया। जो सीमांत होता था, जो मार्जिन होता था दो देश के बीच में, वह सिकुड़कर एक सीमा रेखा के केवल रह गया है। अब ज़्यादा क्षेत्र नहीं देखने को मिलता हमें दो देश के बीच में। अब सीमा रेखाओं का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। इसको क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे 4 प्रकार में इसको क्लासिफिकेशन किया गया। इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को हम लोग ओरिजिन के आधार पे 4 तरह से क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड सीमा रेखा। तो सुपर इम्पोज्ड सीमा रेखा क्या होती है, बाउंड्री लाइन क्या होती है? तो बोला जा रहा है एक ऐसा सीमा रेखा जिनका निर्धारण वहाँ की निवासियों के द्वारा न होकर किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उसका सीमा रेखा का निर्धारण किया गया हो। यानी अगर किसी देश की सीमा रेखा को वहाँ की जनता के द्वारा, जो वहाँ के मूल निवासी है, उसके द्वारा न होकर जो उस पर कोई विदेशी शक्ति उस पर शासन जो करती है वो निर्धारण करे सीमा रेखा को, तो ऐसे ही सीमा रेखा को अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड सीमा रेखा या बाउंड्री लाइन कहते हैं। सेकेंड नंबर में है अवशेषी या रेलिक सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन्स। तो रेलिक बाउंड्री लाइन किसको बोलेंगे? ऐसी सीमा रेखाएं जिनकी राजनीतिक मान्यता तो वर्तमान में समाप्त हो गई है, लेकिन समाज में वे अब भी वास्तविक रूप से बनी हुई है। इसका उदाहरण आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे जमीन का नक्शा जारी किया जाता है और नक्शा में जब सर्वे होता है तो कुछ त्रुटिपूर्ण अगर कोई रास्ता पहले से रोड निकला हुआ हो और सर्वे के बाद त्रुटिपूर्ण या उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, कमियां रह जाती है, जिसके कारण वो सड़क को काट के कहीं वहाँ से गायब हो जाता है नक्शा से। त्रुटिपूर्ण सड़क को जो नए नक्शा जारी किया जाता है सर्वे के बाद, उसमें वो सड़क को वहाँ से हटा दिया जाता है, नक्शा में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो मौजूदा स्थिति में वो सड़क अब भी है। तो नए नक्शे के मुताबिक उस सड़क को हटाया नहीं जाता है तत्कालिक रूप से, वह सड़क अब भी यूज में बना रहता है। तो ऐसे ही जो बाउंड्री लाइन होता है, इसी तरह के जो बाउंड्री लाइन होते हैं उसे रेलिक या अवशेषी सीमा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट सीमा रेखाएं। जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहाँ के समाज के विकसित होने से पूर्व ही हो गया हो, उन्हें पूर्ववर्ती सीमा रेखाएं कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र का अगर सीमा रेखा वहाँ के समाज विकसित नहीं हुआ हो, उससे पहले ही कर दिया गया हो, तो ऐसे क्षेत्र को की सीमा रेखा को कहा जाता है एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती सीमा रेखा। जैसे लक्षद्वीप का हमारे देश में यूनिफिकेशन जो हुआ था, वो इसी का एक उदाहरण हम लोग, लक्षद्वीप के यूनिफिकेशन को हम लोग इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। लक्षद्वीप में ट्राइबल लोग रहते थे, जनजातीय लोग रहते थे और वो जंगलों में रहते थे। जिस समय भारत में यूनिफिकेशन हुआ था लक्षद्वीप में, वहाँ पे पूरी तरह से ट्राइब लोग रहते थे और उनको पता भी नहीं था कि हमको
या हमको भारत का पार्ट बना दिया गया है या हम भारत का हिस्सा है। तो वहाँ की जनजाति, वहाँ के जो निवासी थे, उनको ये पता नहीं था कि हम लोग अब भारत का पार्ट है, और उसके विकसित होने से पूर्व ही उसकी सीमा को निर्धारण कर दिया गया था। तो ऐसी ही सीमा को पूर्ववर्ती सीमा रेखा कहते हैं, एंटीसीडेंट बाउंड्री लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है परवर्ती, सबसिक्वेंट सीमा रेखा। जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहाँ के समाज के विकसित होने के बाद होता हो उन्हें परवर्ती सीमा रेखाएं कहलाते हैं। जब समाज पूरी तरह से विकसित हो और उसके बाद किसी भी देश की सीमा रेखा का निर्धारण हो, तो इस तरह की सीमा रेखा को हम लोग सबसिक्वेंट बाउंड्री लाइन कहते हैं या परवर्ती सीमा रेखा कहते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखा जो है, जो अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को तय करती है। डूरंड लाइन को 1893 ईस्वी में सर मार्टिन डूरंड के द्वारा निर्धारण किया गया था और इसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है। दूसरा है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। यह भारत और चीन के बीच पाया जाता है। इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है और इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के एक ऑफिसर थे, उनके द्वारा तय किया गया था भारत और चीन के बीच में। जो सीमा विवाद उस समय चल रहा था उसको सुलझाने के लिए इसका निर्धारण किया गया था, लेकिन चीन इस सीमा को नहीं स्वीकार करता है। वह पहले भी नहीं करता था और अब भी वर्तमान समय में भी मैकमोहन लाइन को चीन स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है और इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के शासक थे। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेड क्लिफ ने किया था। नेक्स्ट है 17वीं समांतर रेखा, 17 डिग्री पैरेलल लाइन। यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच की रेखा है। यह वियतनाम के यूनिफिकेशन से पहले वियतनाम दो भाग में बटा हुआ था। वियतनाम का यूनिफिकेशन 1976 में हुआ था। उससे पहले वियतनाम दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। या उससे पहले यूनिफिकेशन से पहले ये 17 डिग्री समांतर रेखा जो है, यह वियतनाम को दो पार्ट में बांटती थी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। नेक्स्ट है 24वीं डिग्री समांतर, 24th डिग्री पैरेलल लाइन। ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा पाई जाती है। पाकिस्तान के अनुसार इस रेखा को भारत नहीं मानता है और पाकिस्तान के अनुसार ये कच्छ क्षेत्र में ये रेखा पाई जाती है। यह रेखा सही निर्धारण करती है सीमा रेखा को कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान के अनुसार, और भारत जो है भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत मानता है कि ये रेखा भारतीय क्षेत्र को ही विभाजित करती है। इसलिए भारत इस रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट है 38 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री पैरेलल लाइन।
ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा है। उत्तर कोरिया को यह 2 भागों में बांटती है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन, ये बराबर एग्जाम में हमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन 38 डिग्री पैरेलल रेखा हमें लगभग एग्जाम में इससे प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 49 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। जो अमेरिका का मेन लैंड है उसको कनाडा से अलग करने वाली रेखा जो है 49 डिग्री समांतर रेखा है। यह अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है ये रेखा है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग रेखा। यह जर्मनी और पोलैंड के बीच ये रेखा पाई जाती है और इस रेखा का निर्धारण प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना ने यहीं से वापस अपनी सेना को बुलाया था। हिंडनबर्ग रेखा के पास से ही जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेना को वापस बुला लिया था। नेक्स्ट है ऑर्डरनास रेखा, ऑर्डरनास लाइन। ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच पाई जाती है। ये दोनों देश की सीमा रेखा को निर्धारण करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट लाइन। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच ये रेखा है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए इसे फ्रांस ने बनाया था, मैगिनॉट लाइन को। नेक्स्ट है सीजफ्राइड रेखा, सीजफ्राइड लाइन। ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच ही रेखा है। इसे जर्मनी ने बनाया था। मैगिनॉट को फ्रांस ने बनाया था इस लाइन को, लेकिन सीजफ्राइड रेखा को जर्मनी ने बनाया था इसे। नेक्स्ट है मैनरहीम रेखा, या इसी को मार्जिनल लाइन भी बोलते हैं। ये रूस और फिनलैंड के बीच पाई जाती है ये रेखा। मैनरहीम रेखा फिनलैंड ने बनाई थी। इसको फिनलैंड के द्वारा बनाया गया था और इसे सोवियत संघ से बचने के लिए शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, उस समय सोवियत रूस से बचने के लिए इसे फिनलैंड ने बनाई थी, मैनरहीम लाइन को। नेक्स्ट है 20 डिग्री उत्तरी समांतर। ये लीबिया और सूडान के बीच ये रेखा पाई जाती है। लीबिया और सूडान की बाउंड्री को ये रेखा निर्धारण करती है 20 डिग्री उत्तरी समांतर। और एक रेखा 22 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा है। ये सूडान को मिस्र से अलग करती है। ये रेखा 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा करती है सूडान को लीबिया से अलग, लेकिन 22 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा सूडान को मिस्र से अलग करती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। यह अलास्का यूएसए का पार्ट है। आप लोग जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यूएसए के मेन लैंड से अलास्का अलग है। ये यूएसए के मेन लैंड जो है उसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में ये लोग अलास्का पाया जाता है। तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है यह अलास्का को कनाडा से अलग करती है। अब हम लोग 10 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो पहला है जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है। आप थोड़ा टाइम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको पढ़ें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड रेखा किस 2 देश के बीच है। आप थोड़ा टाइम लीजिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है अमेरिका
और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो 49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है और 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर अलास्का को कनाडा से अलग करती है। अलास्का भी अमेरिका का ही पार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करने वाली रेखा है। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट है 17 डिग्री समानांतर रेखा किसको किससे अलग करती है? तो 17 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती थी, जो अब यूनिफाइड होकर सिर्फ वियतनाम रह गया है। नेक्स्ट है 22 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किसको किससे अलग करती है? 22 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा मिस्र को सूडान से अलग करती है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किस दो देश को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है आर्डर्नस रेखा किस दो देश को अलग करती है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्डर्नस रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। नेक्स्ट है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखा है। तो 70 डिग्री समानांतर रेखा जो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती थी। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है सुंडा जल संधि, सुंडा स्टेट किसको किससे जोड़ती है? स्टेट जो होती है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और दो लैंड मास को अलग करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पूछा है किसको किससे जोड़ती है, तो दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी है। तो पहला ऑप्शन है अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है, या जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, या मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, या बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही उत्तर आपको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसका PDF पाने के लिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन and comment below. Do not forget share this video with your friends. I will see you in the next video. Thanks for watching.